अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग एक ERP यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को देखेंगे जो कि C#.NET के साथ ADO.NET और SQL सर्वर डेटाबेस को यूज़ करके बनाया गया है। शुरू करते हैं। शुरू में आपको एक लॉगिन फॉर्म नज़र आ रही सॉफ्टवेयर का। अब चूंकि हम लोग फ्रेश आ रहे हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रजिस्टर करना पड़ेगा किसी यूज़र को। मैं एक इमेजिनरी यूज़र बनाता हूँ। अच्छा, लॉगिन स्क्रीन के बाद जो है ना आप सॉफ्टवेयर के मेन होम स्क्रीन में इंटर हो जाते हैं। आगे मज़ीद देखेंगे कि ये डैशबोर्ड जो है ना डेटा कहाँ से उठाता है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं यूज़र टैब पर। यूज़र्स में यूज़र्स को हम लोग रजिस्टर करेंगे, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर स्टोर होगा हमारे पास। और अगर आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हो सो ऑफ कोर्स आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं इस एडमिन के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता हूँ और इसी तरह ये चेक बॉक्स रखा हुआ है पासवर्ड को शो और हाइड करने के लिए। जो है ना आप बाकायदा तौर पर पूरे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने कोई यूज़र डिलीट करना है, अब मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र है और इसी यूज़र ही के थ्रू हम लोग जो है ना लॉगिन होते हैं। और टेक्स्ट बॉक्सेस को आप क्लियर भी कर सकते हो और अगर बहुत सारे यूज़र्स हुए तो आप ये सर्च टेक्स्ट बॉक्स का हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप जो टारगेटेड यूज़र है उसको सर्च कर सकते हैं। अब मैंने जो है ना इस इजाफी लगाया और उसने रिकॉर्ड लाना बंद किया क्योंकि ये रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं पड़ा हुआ है। इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। सेकेंड टैब हमारे पास कैटेगरीज का है। यहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने 3 कैटेगरीज बनाए हुए हैं। मैं एक और क्रिएट करता हूँ। सर्किट बोर्ड, इसको कोई डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और उसके बाद उसका स्टेटस यस करते हैं। इसको मैंने सक्सेसफुली ऐड किया। आप इसको अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना और कैटेगरीज को यहाँ पर सर्च करना, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास प्रोडक्ट का है। यहाँ पर आप जो है ना नेसेसरी प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स रजिस्टर किए हुए हैं। यहाँ पर एक और एंट्री करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हुआ हमारे पास और आप बाकायदा जो है ना बाकी ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं कि जैसे कि आप अपडेट करना चाहते हैं उसका प्राइस। ठीक है, 5000 से मैं इसको 4000 कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अपडेट हुआ। इसी तरह अगर आपने कोई एंट्री डिलीट करनी है, जैसा कि इस आईडी नंबर 9 प्रोडक्ट यानी इंट फैन जो है ना इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर कर सकते हैं। इस तरह जो है ना अगर आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हो आप यहाँ पर जो है ना उसको बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अभी वायर्स चेक करता हूँ या फिर फैन प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगे और जो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ब्लैंक रिकॉर्ड लाएगा। इसी तरह अगर आपने बाय बारकोड आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करना है वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह वो आपको डेटा फिल्टर करके देगा। ठीक, और ये जो बार कोड है ये मैंने इमेजिनरी एक नंबर दिया हुआ है। ऑफ कोर्स अगर आपने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ये बार कोड आपके उसी प्रोडक्ट्स पर भी होने चाहिए। अच्छा, मैं इसको क्लोज करता हूँ। फिर आते हैं सप्लायर्स पर। इस स्टेप पर क्लिक करने से आपके पास ये विंडो खुलेगी जिसमें आपने सप्लायर को जो है ना रजिस्टर करना है, जिसके साथ आपका बिजनेस चल रहा है या जिससे आप प्रोडक्ट्स ला रहे हो और कस्टमर्स पर बेच रहे हो। ठीक है, उस कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक एंट्री करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना एक और सप्लायर सक्सेसफुली जो है ना रजिस्टर हुआ। बाकी ऑपरेशंस आप बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हो। उसको आपने यहाँ पर सर्च भी करना है तो वो कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दो नए ऑप्शंस हैं जो कि एक एक्सेल का है, दूसरा पीडीएफ का। ये डेटा रिव्यू का डेटा अगर आपने एक्सेल में शिफ्ट करना है तो इस बटन पर क्लिक करने से ये पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सेल को आप देख सकते हैं। और अगर आपने जो है ना डोंट से अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास पीडीएफ का है। अगर आपने इसी रिकॉर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक करने से आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। अब इसको जाके देखते हैं डेस्कटॉप पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीडीएफ 2 जो अभी हम लोगों ने बनाया था वो बन गया और ये रिकॉर्ड इसने यहाँ पर रख के जो है ना शो करवाया। अच्छा, ये हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं परचेज की तरफ। ये परचेज, स्टॉक और सेल्स, इन तीनों टेप्स का आपस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। सबसे पहले है कि आपने कोई चीज़ जब परचेज करना है, सो परचेज करने के बाद वो चीज़ स्टॉक में भी ऐड होना चाहिए। और अगर कोई चीज़ आप सेल करते हो तो वो चीज़ या वो प्रोडक्ट जो है ना स्टॉक से माइनस होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या कह सकते हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। सो इन तीन टैब्स में उसका रिकॉर्ड जो है ना ट्रेस हो जाएगा। सो शुरू करते हैं परचेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो खुली हुई है, मैंने ऑलरेडी कुछ एंट्रीज की है। मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है या किसी भी तरह के बिज़नेस के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने एक इमेजनरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप लिया है, सो उसके प्रोडक्ट्स और चीज़ें या डेटा जो है मैंने इंटर किया हुआ है। सो यहाँ पर एक और एंट्री करते हैं। सो सेलेक्ट सप्लायर, ये सप्लायर हम लोगों ने यहाँ पर जो रजिस्टर किया था वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाते हैं, ठीक है। फास्ट इलेक्ट्रिक या स्टार इलेक्ट्रिक, ये हम लोगों ने अभी जो है रजिस्टर किया था। सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अबिलिटी नंबर आपने यानी कस्टमर नहीं, सॉरी, जो शॉपकीपर है उसने सप्लायर से कोई चीज़ ख़रीदी, ठीक है। सो वो उसको सप्लायर जो है ना उसको एक रिसीट देगा या एक बिल्टी देगा, उसका एक नंबर होगा स्पेसिफिक। सो मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर। अच्छा, बिल्टी नंबर के बाद हमारे पास बारकोड का टेक्स्ट बॉक्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है थोड़ा कि ये जो बारकोड है ये आएगा आपको जो है ना प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। सो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स रजिस्टर किए थे उसके साथ साथ हम लोगों ने हर यूनिक प्रोडक्ट को एक बारकोड भी असाइन किया हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ये 4x1 जो है ना इसको यहाँ पर टाइप करता हूँ। सो आपने देख लिया कि ये जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस है वो उसने ऑटोमेटिकली बारकोड को देख के पॉपुलेट किए, ठीक। सो ये एलईडी बल्ब्स थे हमारे पास। इसी तरह पर यूनिट प्राइस हम लोगों ने वहाँ पर 4000 सेट की थी। तो हम लोग जो है ना ये प्रोडक्ट ख़रीद रहे फास्ट इलेक्ट्रिक सप्लायर से, ठीक है। सो कितने प्रोडक्ट्स, तकरीबन कुछ 5000 समझ ले, ठीक है। पेमेंट जो है ना किस तरह की शॉपकीपर ने सप्लायर को, तो मैं कहता हूँ कि कैश में, राइट। ये डेट आप सेलेक्ट करें और सेव कर ले इस रिकॉर्ड को, ठीक। फास्ट इलेक्ट्रिक से इस डेट में जो है ना ये डिटेल्स है, आप जो है ना बाकी देख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना है, सो इस पर क्लिक करें। अगर कोई रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है सो बिल्कुल आप डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सपोज़ ये जो बिल्टी नंबर 3457 इसको मैं डिलीट करता हूँ, राइट। वो डिलीट हुआ। अच्छा, डिलीट करने के बाद आप जो है ना ये टेक्स्ट बॉक्स को कट स्टार्ट। अच्छा, सक्सेसफुली डिलीट हुआ। अब हम लोग जो है ना यहाँ पर कट स्टार्ट। अच्छा, रिकॉर्ड जो है ना डिलीट हुआ। यहाँ पर आते हैं, ये जो टोटल अमाउंट है ये हमारे पास दरअसल पर यूनिट प्राइस कॉलम को जो है ना क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं ये रिकॉर्ड। और इस तरह जो है ना ये जो ग्रॉस टोटल है ये पर यूनिट प्राइस के पूरे कॉलम को जो है ना ऐड करके उसका सम आपको दिखाता है। 5 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक हमारे पास कितनी एंट्रीज हुई, सो अपलोड करने पर ये आपको बताएगा कि इस डेट में ये एंट्रीज हुई है या सप्लायर से ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। सो रिफ्रेश फॉर्म पर जो है ना आप उसी पुराने स्टेट में जो है ना फॉर्म्स को ला सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है ना स्टॉक का है। यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और टोटल अमाउंट जो है ना वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। आप देख सकते हैं कि टोटल 5 प्रोडक्ट्स पड़े हुए और टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो भी आपको बताया जा सकता है कि कितने पैसों का जो है ना प्रोडक्ट्स पड़े हुए।
अच्छा, यहाँ पर जो परचेज़ में मैंने एक एंट्री की थी वो एक दफ़ा फिर एक और एंट्री करते हैं ताकि यहाँ पर आपको पता चले कि हम लोगों ने परचेज़ में जब आपको एंट्री करते हैं स्टॉक में उसको अपडेट किस तरह किया जाता है, ठीक है। सो मैं परचेज़ पर आता हूँ और यहाँ पर एक सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ, एक बिल्टी नंबर के बाद स्टॉर्म फैंस हमारे पास 4000 पर यूनिट प्राइस यूज़ का, और मैं यहाँ पर 12 दाने परचेज करता हूँ। इसको सेव करके देखते हैं। अच्छा, स्टॉर्म फैन 51 थे तो अपडेट नहीं हुए, ठीक है। तो हमें ये करना होगा कि दफ़ा फॉर्म को आपने रिफ्रेश करना होगा। आप देख सकेंगे फिर यहाँ पर जो नई एंट्री होगी। सो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो है ना स्टॉक अपडेट हो जाएगा अगर आप कोई चीज़ परचेज करेंगे, यानी स्टॉक में वो ऐड हो जाएगा। ये जो रेड रोज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये दरअसल वो क्वांटिटीज़ है जो है ना अंडर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी मैंने एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड यहाँ पर सेट किया हुआ है कि अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी 10 से कम हो जाए या 10 के बराबर हो जाए, सो उस कॉलम उस प्रोडक्ट को जो ना आप हाईलाइट करें। सो अब सोगो लाइट्स को फॉर एग्जांपल 10 से मैं इंक्रीज़ करके चेक करता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर सोगो लाइट का जो बार कोड था वो हम लोगों ने क्या रखा था, अच्छा 1001 है। सो स्टार इलेक्ट्रिक से इस बिल्टी नंबर पर 1001 सोगो लाइट्स सेलेक्ट क्वांटिटी मैं यहाँ पर 80 सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब स्टॉक में आ जाए सोगो लाइट्स, तो ये अपडेट नहीं हुआ, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि अब ये क्या हुआ, 90 हुआ, और वहाँ पर टोटल अमाउंट भी उसने क्या किया, अपडेट किया। सो अब आप देख सकेंगे कि वो जो हाईलाइटेड रो था रेड वो अब नहीं रहा। नेक्स्ट आते हैं सेल्स की तरफ। अच्छा, परचेज को मैं क्लोज करता हूँ, जबकि स्टॉक को मैं इसी तरह मिनिमाइज रखता हूँ क्योंकि अभी काम आएगा। सेल्स में ये होगा कि आपने कोई चीज़ अगर सेल करनी है, कस्टमर को देना है, ठीक है। यहाँ तक तो जो जितना भी लेन देन था परचेज और स्टॉक के माबेन, ये शॉपकीपर और सप्लायर के बीच था। अब जो है ना शॉपकीपर और कस्टमर के बीच होगा। सो सेल कस्टमर सॉरी शॉपकीपर जो है ना वो सेल करेगा कोई चीज़ कस्टमर पर, राइट। सो यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है स्टॉर्म फैन, राइट। इस बार कोड पर ये प्रोडक्ट आया और कितने बेचे गए, 5 स्टॉर्म फैंस, ठीक है। पेमेंट टाइप कैश, डिस्क्रिप्शन अगर आपने देनी है सो वो दे दे सेल पर, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्ड आपका इंटर हुआ। अब स्टॉक में आके चेक करते हैं, स्टॉर्म फैंस हमारे पास 63 थे। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये 5 उसने सब्ट्रैक्ट किया और इसके साथ साथ जो अमाउंट था वो भी सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। सो आपका टोटल अमाउंट और क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेस हो रही होती है ऑटोमेटिकली। इसको जो है ना रीड ऑनली रखा गया है, यानी आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा काम परचेज और सेल से होगा, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास सेल्स। तो ये इन 3 टैब्स में जो है ना हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट का काम हो रहा था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो है ना डेटाबेस को पूरे सॉफ्टवेयर का जो डेटा है उसको बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। एक फ़ाइल जनरेट होगा और वो फ़ाइल आप किसी जगह में स्टोर करेंगे, फिर आप सॉफ्टवेयर को जब दोबारा रन करेंगे उसी पॉइंट से आप उसको जो है ना रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बैकअप एंड रिस्टोर का ऑपरेशन हुआ। फिर टूल्स में यहाँ पर कैलकुलेटर रखा गया है जो कि विंडोज़ का अपना कैलकुलेटर है, ठीक है। एडवांस ऑप्शंस के साथ आप इसको हर जो है ना सिनेरियो में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना नोटपैड की अगर ज़रूरत पड़ी वो भी यूज़ कर सकते हैं, और पेंट अगर यूज़ करना था तो ऑफ कोर्स, ठीक है। सो मोर में यहाँ पर हेल्प रखा हुआ है, अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, सो इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आप इस ट्यूटोरियल को इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, वो वहाँ भी आप देख सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये मेन्यू स्ट्रिप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर जनरल अकाउंट्स
जिसको मतलब आम अल्फाज में जो है ना लेजर भी कहा जा सकता है, ठीक है। सो इन तीन जो है ना ऑप्शंस में जो है ना आपका पूरा लेजर सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, राइट। यहाँ पर मैं ऑलरेडी कुछ टेस्ट एंट्रीज कर चुका हूँ। सो मैं एक और एंट्री करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 ट्रांजेक्शन्स के लिए मैंने एक अकाउंट बनाना है, उसको नाम दे देता हूँ अली अहमद, और ये उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। एड्रेस उसका ये रहा, राइट। सो इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। अली अहमद रजिस्टर हुआ। इसी तरह बाकी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अपडेट डिलीट ऑपरेशन, इसी तरह सर्च भी कर सकते हैं, और इस पूरे रिकॉर्ड को आप एक्सेल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये है कि जितने भी आपने रजिस्टर किए होंगे कस्टमर्स ना, जिनके साथ आपके खाते चल रहे, उनका रिकॉर्ड यहाँ पर आता रहेगा, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पर अली अहमद हम लोगों ने रिसेंटली रजिस्टर किया, तो इस पर क्लिक करूँगा, उसकी मेन आईडी और एड्रेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली इन टेक्स्ट बॉक्सेस में लोड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी और कस्टमर को सेलेक्ट करता हूँ सो अली अहमद को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कोई डिस्क्रिप्शन दी, राइट। 16 डेट पर जो है ना उसने क्या किया, अमाउंट गिवन में हम लोग ये करेंगे कि उस बंदे ने 16 अगस्त को एक प्रोडक्ट लिया हमसे, ठीक है। यानी शॉपकीपर से प्रोडक्ट लिया कस्टमर ने और पेमेंट नहीं की। प्रोडक्ट का जो प्राइस था या वर्थ वो 60,000 था, राइट। और उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। इसको मैं सेव करता हूँ, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अली अहमद रजिस्टर हुआ, उसके खाते में जो है ना 60,000 चले गए। इसका यह मतलब हुआ कि उस कस्टमर ने जो है ना शॉपकीपर से 60,000 का माल लिया और उसने जो है ना पैसे फ़िलहाल नहीं दिए रिटर्न में। तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट क्लियर। अच्छा, मैं एक दफ़ा इसको मैक्सिमाइज़ करके आपको ये चीज़ भी बताऊं कि ये जो एरिया है यहाँ पर आपके इंडिविजुअल कैलकुलेशंस होंगे, और यहाँ पर जो है ना आपके पूरे लेजर के कैलकुलेशंस हो रहे होंगे, ठीक है। पहले इस जगह में आते हैं ग्रॉस अमाउंट जो होगा, अमाउंट गिवन। इसका ये मतलब है कि आपने कितने पैसे दिए हैं या शॉपकीपर की ना। तो हम लोग इस सॉफ्टवेयर की जो बात कर रहे हैं वो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि शॉपकीपर के कस्टमर्स पर कितने पैसे बाकी बचे हैं, यानी कस्टमर्स ने कितने पैसों का माल शॉपकीपर से लिया है और पैसे रिटर्न नहीं किए। सो ये कुछ इस तरह का फिगर है, काफ़ी बड़ा। और यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड का ये मतलब है कि कितने पैसे रिसीव हुए, राइट। यानी कस्टमर ने शॉपकीपर को वापस कितना अमाउंट दिया है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये अमाउंट आएगा। इस अमाउंट का ये मतलब है कि शॉपकीपर को इतने पैसे वसूल करने हैं कस्टमर से, ठीक है ना। सो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन करके आपको देगा। सो इसे काफ़ी टाइम और जो है ना आपका बचत होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैनुअल लेजर्स में ये होता है कि बंदे को कैलकुलेटर उठाना पड़ता है, फिर 1 बाय 1 जो है ना प्लस 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 करना पड़ता है पूरे रिकॉर्ड्स को। सो उसमें जो है ना एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, और उसके साथ साथ जो है ना बंदे को थका भी देता है। सो ये उसका सोल्यूशन है, राइट। अच्छा, ये जो एरिया है यहाँ पर हर कस्टमर का जो इंडिविजुअल कैलकुलेशन होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। मैं अब यहाँ पर चांद इलेक्ट्रिक का जो आईडी है वो उठाता हूँ 345053, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डेट पर जो है ना इस शॉप ने जो है ना क्या किया, शॉपकीपर से या इस कस्टमर ने शॉपकीपर से इतने पैसों का माल लिया और 1 रुपया भी रिटर्न नहीं किया, ठीक है। फिर 70,000 का और लिया, फिर पैसे नहीं दिए, फिर जो है ना 1,20,000 दे दिए उसने, ठीक है। इसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट गिवन जो होगी ना, यानी ये कॉलम, ये पूरा कॉलम, सॉरी इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, ये जो पूरा कॉलम है ना, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है, और इसके साथ अमाउंट रिसीव्ड का जो कैलकुलेशन है वो इधर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस नज़र आएगा, राइट। ये असल में इसे माइनस करके ये आपको देगा। इसका ये मतलब है कि अभी कस्टमर को इतने पैसे देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, या शॉपकीपर को इतने पैसे कस्टमर से रिसीव करने होंगे,
राइट। सो बात एक हो गई। अब ये सर्च बाय आईडी हुआ। आई होप ये चीज़ें आप लोग समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर सर्च बाय नेम, अगर बाय नेम आपने कोई कस्टमर को सर्च करना है सो ऑफ कोर्स वो भी आप कर सकते हैं, राइट। बिटवीन द डेट्स आप चेक कर सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन्स हुए। इसको एक्सेल और पीडीएफ में भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश द फॉर्म, राइट। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। सो अब आते हैं रिपोर्टिंग पर। रिपोर्टिंग इम्पॉर्टेंट है भी, इसको समझना भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एक दफ़ा एक आईडी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चांद इलेक्ट्रिक का ही उठा लेते हैं, 3453 3453, राइट। ये आईडी मैंने सेलेक्ट की, फिर मैंने लोड रिपोर्ट पर क्लिक किया। अब क्या होगा, यहाँ पर एक रिपोर्ट लोड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करके देख लें आप, राइट। यहाँ पर ये असल में मैंने आपको बताया कि एक इमेजिनरी कॉरपोरेशन है, सो मैंने वो नाम सेलेक्ट किया रिपोर्ट में भी इधर। इस तरह जो है ना रिपोर्ट इस तरह जनरेट होगा कि उस कस्टमर का जो मेन आईडी है वो हाईलाइट होगा, एड्रेस देख सकते हैं आप, राइट। किस टाइम ये रिपोर्ट बना, टाइम बताया जा सकता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और डेट, ठीक है, अमाउंट गिवन और अमाउंट रिसीव चेक कर सकते हैं। यानी ये रिपोर्ट आप जो है ना प्रिंट करके भी कस्टमर को दे सकते हैं कि भाई वो आपका रिकॉर्ड ये रहा, ठीक है, लेजर का, या इतने पैसे आपको रिटर्न करने हैं। सो इसमें किसी किस्म की एरर और जो फ्रॉड है वो चांसेस उसके काफ़ी कम हो जाते हैं, राइट। और अगर काफ़ी सारे पेजेस पर मुश्तमिल था तो ये गो टू नेक्स्ट पेज, ठीक है, गो टू द लास्ट पेज, गो टू फर्स्ट पेज, काफ़ी सारे और ऑप्शन है। सर्च भी मार सकते हो यहाँ पर अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन पर कोई चीज़ सर्च करना है, राइट, सच एज एस टी एस, राइट। इसको इस तरह करके वो हाईलाइट करके दे सकता है। रिपोर्ट का ये बेनिफिट है, और इसके साथ आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, राइट। इसी तरह अगर आपने पूरे लेक्चर का रिपोर्ट बिटवीन द डेट्स लोड करना है सो वो भी आप लोड कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी इनोवेटिव है। इसको आप जो है ना इस्तेमाल में ला सकते हैं। फाइन। सो आई होप रिपोर्ट आप समझ गए होंगे। अच्छा, जो लेजर यहाँ पर था वही सिस्टम बिल्कुल एज इट इज सप्लायर में भी है, ठीक है। सो ये ऑप्शन सप्लायर्स का ये ऑप्शनल है, लेकिन मैंने रख लिया। वो इसलिए मैंने रखा कि अक्सर औकात कुछ ऐसे शॉप्स होते हैं ना जिनका सप्लायर के साथ भी मतलब एक लेजर चल रहा होता है, ठीक है ना। यानी वो शॉप भी बाई कैश सारे प्रोडक्ट्स नहीं लेते, कुछ पेमेंट कर लेते हैं शॉपकीपर और फिर कहते हैं कि सप्लायर से ना, कि वो सप्लायर को कहते हैं कि बाकी पेमेंट जो है ना हम लोग बाद में करेंगे। सो उसके लिए भी एक लेजर रखा गया है, ठीक है ना। सो ये लेजर जो है ना शॉपकीपर और कस्टमर के बीच, और ये शॉपकीपर सप्लायर के बीच ये मेंटेन होगा, ठीक है। बाकी सारी फंक्शनैलिटीज उसी तरह होगी जो कि यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वेयर हाउसेज है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको समझने में जो है ना आपको शायद थोड़ा टाइम जो है ना देना पड़े। अच्छा, काफ़ी टाइम इस तरह होता है कि कुछ बिजनेसेस के वेयर हाउसेज मल्टीपल्स होते हैं, तो कुछ 4 5 6 जगह जो है ना या शॉप्स उन लोगों ने रिजर्व्ड किए होते हैं जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेते हैं, राइट। फिर वक्त के साथ साथ जो है ना उसको मार्केट में ले आते हैं, जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से। तो अब आते हैं यहाँ पर वेयर हाउसेज में। तो मैं ऑलरेडी जो है ना 2 वेयर हाउस रजिस्टर कर चुका हूँ, ठीक है। वेयर हाउस का नाम होगा, लोकेशन यानी कहाँ पर है ये वेयर हाउस, किस टाइप के प्रोडक्ट्स उस वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, राइट, कैटेगरी और नेम, ठीक है। फिर पर यूनिट प्राइस कितने हैं उस प्रोडक्ट की, क्वांटिटी कितने अमाउंट के प्रोडक्ट्स पड़े हुए इस वेयर हाउस में। फिर इन पर यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल बताया जाता है, ठीक है। फिर किस सप्लायर से उठाया है, सप्लायर का नाम यहाँ पर मैंने लाइट लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। फिर डिस्क्रिप्शन देके डेट भी आप मतलब हाईलाइट कर सकते हैं कि इस डेट में ये ट्रांजेक्शन हो गई। अच्छा, मैं इसको क्लियर करके एक वेयरहाउस रजिस्टर करता हूँ। इसमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फैंस पड़े हुए, राइट।
वक्फेन और पर पीस अमाउंट, अच्छा पर पीस प्राइस ये हुआ और क्वांटिटी कुछ 200 फैंस पड़े हुए हैं राइट, कि सप्लायर से लिए गए। और डिस्क्रिप्शन देखिए, डेट सेलेक्ट करें, इसको सेव कर लेते हैं राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो वेयरहाउस है ना वो रजिस्टर हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये शॉपकीपर के जितने भी वेयर हाउसेज होंगे उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। अब इसको जो है ना बाय नेम भी सर्च कर सकते हो, बाय प्रोडक्ट भी सर्च कर सकते हो, एक्सेल और पीडीएफ में भी इसको आप शिफ्ट कर सकते हो राइट। ये जो यहाँ पर आपको जो 3 लेवल्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये लेवल ये है कि आप जो है ना अगर कोई डेटा आपने एक्सेल में ऑलरेडी रखा हुआ है राइट, अभी मेरे पास नहीं है, अगर आपने इस तरह का डेटा एक्सेल में रखा हुआ है, सो आप इंपोर्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स में उसका पाथ आ जाएगा फाइल का, लोड पर क्लिक करेंगे सो वो सारा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है ना। और सेव टू सर्वर का ये मतलब होगा कि यहाँ पर जो डेटा सेव हुआ था ना, शो हुआ था सॉरी, उसको आप सर्वर पर भी ले जाओ, उसको भी सेव करो राइट। सो अगर आप सिर्फ स्टेप 2 तक आ जाएंगे तो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले तो हो जाएगा, लेकिन फॉर्म क्लोज होने पर जब रीओपन करेंगे वो डेटा डिस्प्ले नहीं होगा दोबारा, क्योंकि आपने सर्वर को भेजा नहीं था। सो ये उस वक्त कारआमद होगा जब आप ऑलरेडी एक्सेल में इस तरह का बिल्कुल एज इट इज इसी कॉलम को देख के ना सिंक्रोनाइज करके डेटा रखा हुआ हो, फिर जो है ना ये 3 स्टेप्स जो है ना काम करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपके जितने भी वेयर हाउसेज है ना, जैसे कि जिना रोड पर एक है और बेसमेंट में, लोकल बेसमेंट में और इसी तरह स्लाई टाउन में, तो हर वेयर हाउस में जितना अमाउंट का प्रोडक्ट होगा ना वो कैलकुलेट करके दे सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल आप चेक करेंगे कि कुल मिला के कितने अमाउंट के जो है ना प्रोडक्ट्स पड़े हुए वेयर हाउसेज में। और यहाँ पर मैंने एक रिफ्रेश बटन रखा हुआ है ताकि इस ग्रॉस टोटल को वो रिफ्रेश कर ले राइट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एम्प्लॉयज़ का है। इसमें जो है ना आप अपने कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसके रिकॉर्ड को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एम्प्लॉई का जो इमेज है वो जो है ना सेलेक्ट करेंगे, यानी लोड करेंगे इस पिक्चर बॉक्स में। साइज़ जो है ना इसके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर काफ़ी बड़ा होगा फिर ये डेटा ग्रिड व्यू में उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल मैनर में जो है ना वो शो करेगा। सो मैं यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, इमेजेस राइट, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जो डिटेल्स है रिक्वायर्ड डिटेल्स वो प्रोवाइड करता हूँ, इसको कॉपी करके ये आप देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉय सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं, इसको कंफर्म करके सी वो डिलीट हुआ रिकॉर्ड। इसी तरह बाय नेम आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डैशबोर्ड है उसमें चार्ट्स काफ़ी अपडेटेड नज़र आ रहे हैं राइट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एंट्रीज की थी, स्टॉक में कुछ चीज़ें सेल की थी, सो ये बार जो है ना काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है आपको। और ये जो सैटेलाइट वेयर हाउस है वो भी ऐड हो गया। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस वेयर हाउस में कितने अमाउंट का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है राइट। सो क्वांटिटी आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। Alright, so that's all for today. Kindly subscribe the channel if you feel comfortable. और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या सोर्स कोड से रिलेटेड, सो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने डिटेल्स दे दूँगा, सो यू कैन अप्रोच मी थ्रू दैट। अल्लाह हाफिज़।